डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद राज सर। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की गणित से अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि इस वर्ष जो ये सेशन है 2023-24, इस सेशन में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की जो गणित है उसके पाठ्यक्रम से, उसके सिलेबस से कुछ प्रश्नावली या कुछ अध्याय हटा दिए गए हैं, वो इस बार परीक्षा में नहीं आएंगे। इसी तरह से कक्षा 10 में जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या, इसकी पहली जो प्रश्नावली है 1.1 जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे है, वो इस बार परीक्षा में नहीं आएगी। इसलिए मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहली जो प्रश्नावली इस बार है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रश्नावली 1.1। तो मैं उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थोड़ा सामान्य जानकारी दूं तो ये प्रमेय जिसने बनाई है, जिसने हमें दी है, जिसने इसकी उपपत्ति की है, उन गणितज्ञ का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये प्रमेय दी है और ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रमेय को समझना भी जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में 1 नंबर में ये प्रमेय पूछ ली जाए कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आगे बहुत सारे इस पे आधारित प्रश्न आते हैं। इस प्रमेय को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, पहले हम प्रमेय को समझ लें। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसकी भाषा थोड़ा जटिल है, इसलिए मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको इसको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दो चीज़ों के बारे में। यहाँ पे दो संख्याओं के बारे में लिखा गया है, एक है भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। ये दोनों संख्याएं जो है हमने पूर्व क्लास में, पूर्व कक्षा में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। पहली संख्या है भाज्य संख्या। क्या होती है ये? भाज्य संख्याएं। और दूसरी है अभाज्य संख्याएं। संख्याओं को दो भागों में हम बांट सकते हैं संख्याएं, ठीक। पहली भाज्य, दूसरी अभाज्य। तो ये होती क्या है? जब हम देखें जो संख्याएं होती गिनती की, हम 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गई, पूर्ण संख्याएं जो है, ठीक है, बहुत सारी अनंत तक ये संख्याएं। इन संख्याओं में एक विशेषता होती है कि प्रत्येक संख्या, जैसे 2 है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 को और 0 को नहीं लूंगा, आगे मैं बताऊंगा क्यों इनको नहीं ले रहा हूँ। 2 से शुरू करते हैं। 2 संख्याओं, अगर मैं पूछूं कि 2 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, यानी कि 2 किन संख्याओं से डिवाइड होती है, तो पहला है 1। निश्चित है 1 का भाग सभी संख्याओं में, केवल 2 ही नहीं, सभी संख्याओं में जाऊं। दूसरा क्या है? स्वयं यही संख्या, यानी कि 2। ठीक, ये समझ गए कि 2 में 2 संख्याओं का, कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाएगा। वरन प्रत्येक जो भी संख्याएं यहाँ दे रखी हैं, जैसे 3 है, 3 में 1 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 है, 4 में 1 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। तो प्रत्येक संख्याएं जो है कम से कम 2 संख्याओं से वो विभाज्य होती है, यानी कि डिवाइड होती है 2 संख्याओं से। ऐसी सारी संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है कि इन 2 के अलावा एक और संख्या से डिवाइड होती है। अगर मैं इनमें देखूं तो जैसे 4 है, 6 है, या आगे अगर हम पढ़े 8 है, तो ये 2 संख्याओं से तो डिवाइड होती है, लेकिन एक और संख्या है जिससे ये डिवाइड होती है। वो क्या है? 2। 1 से डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है, 2 से भी वो डिवाइड होती है। ऐसे 6 है, 1 से और 6 से तो होता ही है, लेकिन अन्य 2 संख्याओं से भी ये डिवाइड होता है। एक और संख्या से डिवाइड होता है 2, और एक और संख्या से ये डिवाइड होता है 3। ऐसे 8 है, 8 किस किस से? 1 और 8 से तो हो गई, लेकिन 2 से भी होता है ये डिवाइड, और 4 से। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कुछ संख्याएं तो ये होती है सिर्फ 2 संख्याओं से ही वो विभाज्य होती है, 2 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं जिससे वो विभाज्य हो। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है।
लेकिन इन दो के अलावा किसी तीसरी संख्या से ये विभाज्य नहीं होती है, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जैसे ये है 1 और 4, दो संख्याओं का तो भाग जा रहा है, लेकिन साथ में 2 का भी भाग जा रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया कि यदि सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, 2 संख्याओं से ही विभाज्य हो रही, तो उन्हें अभाज्य कहते हैं। लेकिन उसके अलावा यदि कोई तीसरी संख्या है जिससे वो विभाज्य हो रही है, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे भाज्य संख्याएं कौन कौन सी और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो भाज्य संख्याएं जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे बहुत सारे संख्याएं हैं, ठीक है। और जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होगी, 2 हो गई, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे अन्य बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती है, ठीक। फिर से मैं क्लियर कर दूं इसको, देखो ये जो संख्याएं 2, 3, 5, इनमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाएगा, वो सब में जाता है। एक का भाग जाएगा, एक स्वयं वही संख्या, जैसे 2 में 1 का, 2 का, 3 में 1 और 3 का, ठीक है। ये अभाज्य कहलाती है। लेकिन भाज्य क्या होती है, भाज्य वो संख्या होती है जिनमें 2 संख्याओं के अलावा 2 संख्या कौन सी है, एक है और एक स्वयं वो संख्या है। 2 संख्याओं के अलावा यदि किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है तो निश्चित है वो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे इनमें किस किस का जा रहा है, स्वयं 2 तो है ही, एक और संख्या का भाग जा रहा है 2, इसमें 2 और 3 का जा रहा है, ऐसे इसमें 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम प्रमेय पे आते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, देखो एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी एक संख्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। इस प्रमेय को हम समझ गए हैं, 10 ले लिया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, क्या मैं इस 10 को अभाज्य संख्याओं, कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लो, क्या उनका गुणा 10 होता है, या 10 को मैं इनके गुणा में लिख सकता हूँ। जैसे 2 गुणा 3 क्या होता है, 6, 10 नहीं होता। अगर मैं 2 और 5 करूँ तो 2 गुणा 5 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, देखो ये भाज्य है 10 और ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन आगे अब ध्यान दो, आगे थोड़ा जटिल है ये भाषा इसकी। तथा यह गुणनखंडन, तथा यह गुणनखंडन, ये वाला गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। अब ये आने वाले क्रम क्या हुआ, देखो 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं और 5 गुणा 2। अगर हम क्रम बदल दें तो 5 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब अगर हम क्रम पे ध्यान न दें तो देखा जाए ये और ये एक ही है, 2 गुणा 5 लिखो चाहे 5 गुणा 2। तो ये कह रहा है आने वाले क्रम के बिना, अगर हम आने वाले क्रम पे ध्यान न दें तो 10 का जो गुणनखंड है वो अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब एक ही प्रकार होता है, मतलब 10 का गुणनखंड किसी और तरीके से नहीं हो सकता है, सिर्फ यही 2 का, यही 2 गुणा 5 यही 10 का एक गुणनखंड होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 15 ले लेते हैं। 15 के गुणनखंड कीजिए, 3 गुणा 5, यहाँ पे 2 संख्याएं 3 और 5 इनके, मतलब हमें भाज्य संख्या को किस में बनाना है, अभाज्य संख्या के गुणनखंडन, तो गुणनफल में। तो 3 गुणा 5 15 होता है। इसका क्रम बदलो 5 गुणा 3, और कोई हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर हम क्रम पे ध्यान न दें, इसको एक ही माने, मतलब क्योंकि एक ही जैसा है, अगर हम इन दोनों को एक ही माने आने वाले क्रम के बिना, मतलब क्रम को ध्यान न दें तो अद्वितीय होता है। यानी कि 15 का जो गुणनखंडन है, जो गुणनखंडन है अभाज्य गुणनखंडन, वो क्या है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक ही, ठीक। एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ जाएं। एक और संख्या लेते हैं हम, जैसे हम ले रहे हैं 12। अब 12 को देखो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, लेकिन यहाँ पे एक और बात है, हम 12 को 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, अलग अलग आ गए। अभी तो हमने बताया था अद्वितीय होता है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग आ गए, 2 गुणनखंडन आ गए। तो थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंडों, 3 और 4, 3 अभाज्य है लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। ऐसे यहाँ पे 2 अभाज्य लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, इसलिए ये 2 आए।
इसलिए ये अद्वितीय न्याय है। तो हमें 12 के गुणनखंड कैसे करने थे, 4 की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए था, इसको भी अभाज्य गुणनखंडन करने थे, इसके भी 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ऐसे 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब देख लीजिए, तो ये और ये क्रम अगर ध्यान न दिया जाए ये सेम है, तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंडन होंगे वो अद्वितीय होगा। एक और दूसरी भाषा में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में एक प्राकृत संख्या, अब ये सारी संख्या क्या है, प्राकृत, जीरो को छोड़ के, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन, किसी भी प्राकृत संख्या का अगर हम गुणनखंडन कर रहे हैं, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, मतलब हम क्रम पे ध्यान न दें, छोड़ते हुए का मतलब है हमें ये क्रम पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम क्रम पे ध्यान न दें तो इसका गुणनखंडन जो होता है, गुणनखंड जो होता है वो अद्वितीय होता है, मतलब सिर्फ एक ही होता है। 15 का गुणनखंड सिर्फ 3 गुणा 5 है, किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। तो ये था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आपको इन दोनों में से जो भी सही लगता है, याद करना आसान है, उसको आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं अगर ये सवाल आ गए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब इस प्रमेय पे आधारित है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इस प्रमेय पे आधारित है प्रश्नावली 1.1। हम प्रश्नावली 1.1 पे जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 में देखिए, प्रश्नावली 1.1 बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, बहुत ही अच्छे सवाल इसमें हैं और आगे भी ये भविष्य में काम आते हैं। इसमें पहला जो सवाल है, पहला सवाल है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को, कुछ संख्याएं दे रखी, जैसे एक संख्या दे रखी 140, एक दे रखी है 156, ठीक है, और भी हैं, मैं फिलहाल 2 ही लिख रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सीधी सी बात है, ज़्यादा हमें सोचना नहीं कि इसकी हमें गुणनखंडन करने, कैसे, अभाज्य गुणनखंडन। जैसे अभी हमने 15 का क्या था ना, 3 गुणा 5, ये मौखिक हो गया था, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो ये मौखिक नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो तरीका क्या है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंडन कर सकें, तो उसका तरीका है, हमने ये संख्या लिखनी है जिसके गुणनखंडन करने, एक लाइन खींचनी है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींचनी, ठीक। अब हमें देखना है 140 में किस संख्या का भाग जाता है, लेकिन ध्यान दें वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे डॉट, इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए। मैं ये भी बता दूं, मैंने 1 क्यों नहीं लिया, 1 न तो अभाज्य संख्या मानी जाती, न भाज्य। तो सबसे छोटी, अगर कभी कभी प्रश्न आ जाते, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो क्या है, 2 है। ये जीके का सवाल है, जनरल मैथ्स है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो 2 का हम भाग देंगे, क्या 2 का भाग जाएगा, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी नहीं कि किसी संख्या में 2 का भाग कैसे पता करें, 3 का भाग कैसे जाएगा, 5 का भाग कैसे जाएगा, मतलब अगर हमें पता करना है बिना भाग दिए कि इसमें 5 का जाएगा, तो कुछ तरीके होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं, ये मैं किसी शॉर्ट वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगा आने वाले समय में। तो सबसे पहले देखो, इसकी जो यूनिट प्लेस है, इकाई अंक है, अगर उस पर 0 है या सम संख्या है, सम मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं, तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, उसमें 5 का भी जाएगा। अगर किसी की इकाई अंक पे 0 है या 5 है, उसमें 5 का भाग जाएगा। तो इसमें 5 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, हम 2 का दे देते हैं। 2 का भाग देंगे तो कैसे देंगे, मौखिक कैसे देंगे, 2 का भाग पहले 14 में देंगे, 7 बार जाएगा, 2 7 14। 2 का भाग 0 में कितनी बार देगा, 0 बार, 70 आ गया। तो ये भागफल आए, मतलब 2 का भाग 140 में देके जो भागफल आए वो यहाँ पे लिखना है। अब यही चीज रिपीट करनी, क्या क्या था हमने, सबसे पहले 140 लिखा था, अब 70 है, अब 70 लिखा, 140 के नीचे हमने लाइन, ऐसी लाइन खींची, ऐसे 70 के नीचे भी हम एक लाइन खींच लेंगे। अब हम पता करेंगे 2 में 70 में किसका भाग जाता है, फिर 2 का जाता है, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है, 0 है, 2 का भाग देंगे। अगर हमें मौखिक नहीं आ रहा, हम यहाँ पर रफली भी भाग दे सकते हैं। 2 का भाग 2 3 6 घटाया 1 बचा 0, 2 5 10, यानी कि कितना आया, 35। इस तरह से हम
रफ में भी भाग दे सकते हैं अगर हमें मौखिक नहीं आ रहा है। ठीक, अब कौन से, अब किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा। इसमें कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आने वाले समय में बताऊंगा। इसमें 5 का जा रहा है, सीधी सी बात है, जिसकी इकाई के अंक पे 5 होता है 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग देंगे 5, फिर वही लाइन खींचेंगे, 5 का भाग 5 7 35। फिर ये किसका भाग जाएगा, अभाज्य संख्या है 7 का भाग देंगे। कब तक करेंगे इसको ऐसे, जब तक कि 1 ना आ जाए, क्योंकि अब इसके बाद हल नहीं होगा। ये सारी अभाज्य होनी चाहिए संख्याएं जो यहाँ आई हैं, ये संख्याएं ध्यान रखिए, ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब इसका गुणनखंडन क्या होगा, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये पूरा हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंडन। हमने ये संख्याएं लिखनी है गुणा में, पहला है 2, 2 फिर गुणा लगाना है, फिर 2 फिर गुणा 5 फिर गुणा 7। इसका अर्थ हुआ कि जब हम इसका गुणा करेंगे तो निश्चित है 140 आना चाहिए। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं इनको रफ में गुणा करके, क्या 140 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये हमारा प्रश्न का हल हो गया। प्रश्न क्या था, 140 के अभाज्य गुणनखंडन, तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंडन हो गए। इसी तरह से हम 156 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। आज के लिए इतना ही, आने वाले समय में मैं आगे इसको जारी रखूंगा, इस प्रश्नावली को।